हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ ओपन फायर चैट सर्वर पार्ट 6 लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ओपन फायर चैट सर्वर की वीडियो सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। हमने इंस्टॉलिंग करी और कॉन्फ़िगरेशन करी। आज की वीडियो में दोस्तों, अगर आपका सर्वर करप्ट हो जाता है या आप उस सर्वर को माइग्रेट कराना चाहते हैं दूसरे सर्वर पर, तो इस वीडियो में मैं आज यही कवर करने वाला हूं। हमारे जो मेन हाइलाइट्स हैं इस वीडियो के, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस का बैकअप लेंगे जो करंट सर्वर का है, और फिर उसके बाद उसको हम कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन सर्वर पर। डेस्टिनेशन सर्वर पर जाकर हम अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वहां पर अपने डेटाबेस के डंप को इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ओपन फायर सर्वर को कैसे माइग्रेट करें दूसरे सिस्टम पे या रिस्टोर करें इसी सर्वर को। जैसे कि हमने ओपन फायर इंस्टॉलेशन पार्ट 1 में इंस्टॉलेशन किया था सिंपल, तो वो ये हमारा सर्वर था जिसका आईपी है 192.168.1.2 और जिस सर्वर पर हम माइग्रेट कराने वाले हैं उस सर्वर का आईपी है 192.168.1.4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं स्क्रीन पे स्विच करूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सर्वर का नाम रखा था chat.goiteki.com। तो दोस्तों, इसी सर्वर को मैं माइग्रेट कराने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है, हम अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, या हम एसक्यूएल की भाषा में कहें तो हम डंप बनाने वाले हैं। हमने ओपन फायर अपने डेटाबेस का नाम रखा था, जो कि यहाँ पे यूज़र नेम भी सेम ही रखा था ओपन फायर, और ये डेटाबेस ओपन फायर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको डंप बना लेता हूँ, या सिंपल भाषा में कहें तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपने रनिंग सर्वर पे आ गया। रनिंग सर्वर है मेरा ये। इसका मैं होस्ट नेम एक बार आपको बता देता हूँ, जो कि करंट सर्वर है chat.goiteki.com। तो इस कमांड को यूज किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। पेस्ट कर दिए कमांड। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये मेरा यूज़र नेम है। इस यूज़र नेम पर डेटाबेस ये असाइन है ओपन फायर, और इसको जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो ओपन फायर डॉट एसक्यूएल फाइल के नाम से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। अभी ये जो पासवर्ड मांग रहा है ओपन फायर यूज़र का मांग रहा है, तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया अपने माई एसक्यूएल ओपन फायर यूज़र का, और फिर एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, अगर आप चाहें तो रूट के यूज़र नेम पासवर्ड से भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं इसको, लेकिन मैंने यूज़र से ही एक्सपोर्ट कराया। तो दोस्तों, ओपन फायर डॉट एसक्यूएल जो मेरे डेटाबेस है उसका डंप बन गया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने करंट पाथ में ही कराया था ls कमांड चला के। यहाँ पे ओपन फायर डॉट SQL यहाँ पे सेव है। दूसरा स्टेप है हमारा कॉपी द डेटाबेस टू द न्यू सर्वर। तो दोस्तों, कॉपी करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं आपका तरीका हो सकता है डिफरेंट। जैसे मैं यहाँ पे scp कमांड, जो कि हमारी SSS पर कॉपी होता है, उस कमांड को मैं चला रहा हूँ, और ये मेरी फाइल का नेम है यहाँ पर openfire.sql। और मैं जो डेस्टिनेशन मैंने बताया, डेस्टिनेशन का पाथ है ये root@192.168.1.4, और मेरी फाइल का जो नेम है वो मैं सेम रखना चाहता हूँ, और ये डेस्टिनेशन फाइल में जो डिफ़ॉल्ट के अंदर पाथ है उसी में जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करें। आप
विन एससीपी के अंदर अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करके एसएफटीपी के ज़रिए भेज सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारे डेस्टिनेशन सर्वर का पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमारा ये है दोस्तों। तो मैं इसका पासवर्ड एंटर कर दूंगा यहाँ पे, एंटर प्रेस कर दिया। और दोस्तों देख रहे हैं आप, ये फाइल कॉपी हो चुकी है सक्सेसफुली। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन सर्वर पर चेक कर लेता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट पाथ में ही भेजी थी, जिस पाथ में हम अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम openfire.sql फाइल आ चुकी है दोस्तों। अब हमारा काम शुरू होता है डेस्टिनेशन सर्वर पर, जो कि हमें अपना करंट सर्वर माइग्रेट कराना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने ओपनफायर सर्वर को माइग्रेट कराने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने सर्वर का वर्जन, जो कि हमारा ये डेस्टिनेशन सर्वर है, इसका वर्जन भी स्ट्रीम 9 है, सेंटोस। ठीक है। अब मुझे इसको अपडेट करना है। तो दोस्तों मैं अपडेट पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं इस कमांड को अभी नहीं चला रहा हूँ। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी होस्ट नेम चेंज करने के लिए। तो मैं होस्ट नेम चेंज करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, etc/hostname कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, और नैनो ये हमारा एडिटर है। तो दोस्तों एंटर प्रेस करूँगा। अभी इसके अंदर नैनो इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आपके सिस्टम में भी नहीं है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए dnf install y और यहाँ पे नैनो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये नैनो इंस्टॉलेशन हो रहा है एडिटर। नैनो मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ गया। तो हम अपने सर्वर का नाम दे देते हैं chat.goiteki.com। अब उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। इस नैनो में सेव करने के लिए कंट्रोल ओ किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा होस्ट नेम चेंज हो गया है, और रिबूट होने के बाद में मुझे ये शो होने लगेगा। नेक्स्ट कमांड है MariaDB सर्वर इंस्टॉल्ड करने के लिए, जिस पर हम अपने ओपनफायर को माइग्रेट कराते हैं। तो उस पर अभी MySQL डेटाबेस इंस्टॉल्ड नहीं है MariaDB। तो मैं यहाँ पे dnf install -y MariaDB-server ये कमांड रन कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो दोस्तों MariaDB इंस्टॉल्ड हो गया है। अब तो हमारी नेक्स्ट कमांड है systemctl enable mariadb.services। ये हम सर्विसेज को इनेबल करने के लिए कर रहे हैं, ताकि सर्वर रिस्टार्ट होते ही सर्विसेज इनेबल हो जाए, हमें मैनुअली स्टार्ट ना करनी पड़े। तो एंटर प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों ये सर्विसेज क्रिएट हो गई हैं डिफ़ॉल्ट में स्टार्ट होने के लिए। अब हम systemctl start MariaDB सर्विसेज करेंगे। ये सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है कमांड, रन कर रहा हूँ। सर्विसेज स्टार्ट हो गई है। अब हम इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं systemctl स्टेटस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देख रहे हैं आप सर्विसेज एक्टिव मोड में है। अब हम नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है MySQL को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे इस कमांड का यूज़ सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसको हम Ctrl+C करके बैक आ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैंने कमांड पेस्ट कर दी है MySQL_secure_installation। यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये मांग रहा है एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं करंट पासवर्ड कोई नहीं लगा रखा है मैंने अभी। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये मांग रहा है स्विच टू यूनिक्स सॉकेट ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मांग रहा है चेंज द रूट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ रूट का। तो दोस्तों ये मैंने MySQL के रूट का पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ये मांग रहा है रिमूव एनिमस यूजर्स। तो ऑब्वियसली मुझे रिमूव करने होंगे, तो मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली। अगर आप यहाँ पे अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं रिमोटली अलाउ, तो आप यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप नो प्रेस करेंगे। तो मैं यस करना चाहता हूँ तो वाई प्रेस कर दिया। और दोस्तों नेक्स्ट है रिमूव टेस्ट डेटाबेस, जो कि इसमें डिफ़ॉल्ट में एक टेस्ट डेटाबेस होता है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वाई करेंगे। नेक्स्ट है रीलोड प्रिविलेज टेबल्स, तो यहाँ पे रीलोड करनी है मुझे टेबल्स, वाई प्रेस करूँगा। तो दोस्तों MariaDB डेटाबेस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी mysql-u root। तो दोस्तों इस कमांड से हम अपने MariaDB डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर कर दिया, तो अभी मैं MariaDB डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट कमांड है दोस्तों मेरे पास डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। इस कमांड से हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। डेटाबेस का नाम रख रहे हैं हम ओपन फायर, और क्रिएट डेटाबेस हमारा सिंटैक्स कमांड जो MariaDB के लिए। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। यहाँ से हम अपना डेटाबेस देख लेते हैं कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो यहाँ से शो डेटाबेस मैंने चलाया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओपन फायर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारी यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए। तो यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा मैं कमांड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट यूज़र ये सिंटैक्स है, और ओपन फायर ये हमारा यूज़र नेम है। लोकल होस्ट सिंटैक्स है, हम यूज़र जो क्रिएट कर रहे हैं ओपन फायर लोकल होस्ट पर कर रहे हैं। फिर ये आइडेंटिफाई वाई ये पासवर्ड हमारा रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारी यूज़र देखने के लिए। तो मैं यहाँ से यूज़र देख लेता हूँ। सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql.user, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यूज़र भी मेरा सेम नेम से क्रिएट हो गया। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारी प्रिविलेज असाइन करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सारे डेटाबेस के लिए मैं ओपन फायर यूज़र को राइट्स असाइन कर रहा हूँ। तो अब एंटर प्रेस करूँगा। तो दोस्तों ये राइट्स असाइन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है फ्लश प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कमांड को चला देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये फ्लश प्रिविलेजेस भी हो गए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारे डेटाबेस को जो हमने डंप एक्सपोर्ट करके यहाँ कॉपी किए थे उसको इंपोर्ट कराने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारा डेटाबेस ओपन फायर हमने क्रिएट कर लिया है अपनी डेस्टिनेशन मशीन पे। उसी नेम से हमने यूज़र नेम भी क्रिएट किया है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ से एग्जिट आना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट आ चुके हैं। दोस्तों जो मैंने डंप अपलोड किए थे अपने डेस्टिनेशन सर्वर पर वो ये डंप अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो कमांड है मेरी अब ये मुझे चलानी है। इस कमांड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। MySQL जो हमारा डेटाबेस का सिंटैक्स है, यूज़र नेम का सिंटैक्स यू हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम ओपन फायर यूज़र नेम के साथ में हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और ये ओपन फायर डेटाबेस के अंदर हम इसको अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन फायर डॉट एसक्यूएल हमारा डेटाबेस के डंप। तो दोस्तों अब इस कमांड पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद में ओपन फायर यूज़र नेम का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड उसका दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद में यहाँ पे ये ओपन फायर के लिए एक्सेस देना ही बता रहा है। यूजिंग यस लोकल। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रूट यूज़र के साथ में इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मैं अभी इसको रूट के साथ में इंपोर्ट करा रहा हूँ और यहाँ पे रूट का पासवर्ड डालूँगा जो मैंने बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रूट का पासवर्ड एंटर कर दिया। अब यहाँ पे इंपोर्टिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर का वेट करेंगे।
दोस्तों ये इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओपन फायर सर्वर डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है cd/temp। तो cd /TMP एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब हम टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। और नेक्स्ट कमांड है हमारी vget-o ओपन फायर। ये हम नेम दे रहे हैं अपने जो भी सेटअप यहाँ से डाउनलोड होगा। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस लिंक की। ये लिंक कहाँ से आया, तो उससे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओपन फायर डाउनलोड, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आएगा ignite-realtime.org वेबसाइट आएगी। तो हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है इस समय 4.7.4। अगर इस वीडियो को आप आज देख रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई लेटेस्ट वर्जन और है और आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लेटेस्ट वर्जन का लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों विंडोज़ पे जाएंगे तो यहाँ से विंडोज़ के सेटअप कर सकते हैं। लिनक्स के करना चाहते हैं तो आप लिनक्स के कर सकते हैं। लिनक्स के लिए अगर आप सेंटोस के लिए करना चाहते हैं तो .rpm वाले पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे। दोस्तों अगर आप ubuntu के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे, तब आप यहाँ से सेटअप के लिए ये वाला लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैक के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसको लिंक को कॉपी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे और यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं vget कमांड का यूज़ किया जाता है सेटअप डाउनलोड करने, और -o यहाँ पे हम इसको नेम ये दे रहे हैं फाइल को कि मुझे इस नाम से फाइल मिले। और दोस्तों ये लिंक मैंने आपको बता दिया है कहाँ से मिलेगा। तो अब मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ पूरे कमांड बना के, और फिर हम अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब एंटर प्रेस करता हूँ। दोस्तों सेटअप डाउनलोड हो गया है, हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हैं तो टेम्प के डायरेक्टरी के अंदर ही डाउनलोड हुआ होगा। ls करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे हम देख सकते हैं सेटअप अवेलेबल है। सेटअप डाउनलोड होने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं इसको इंस्टॉल करने का कमांड है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे नाम जो देखा है उसका वो ये है 4.7.4-1, और हमारे पास यहाँ पे कमांड में कुछ और है। तो दोस्तों मैं इस सिर्फ इतने को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये हम RPM सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम OP प्रेस करके टैब मार देंगे। दोस्तों जो भी हमारा ये सेटअप था वो यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमांड है सर्विस इनेबल करने के लिए। इसको इसलिए हम इनेबल करते हैं जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो और ओपन फायर की सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो कमांड मैंने प्रेस कर दिया, अब एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों सर्विस इनेबल हो गई है। अब नेक्स्ट कमांड है मेरे पास ओपन फायर रीस्टार्ट सर्विसेज, या हम इसको स्टार्ट सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, री हटा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ओपन फायर इज़ ऑलरेडी रनिंग। अब हम स्टेटस चेक कर लेते हैं यहाँ से, ओपन फायर इज़ रनिंग। तो दोस्तों ओपन फायर मेरा रनिंग है। अब दोस्तों ये मेरा चैट सर्वर की डिटेल्स है। आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो आप अपने होस्ट नेम के साथ, आपने होस्ट नेम सेटिंग अच्छे से मैप कर रखी है, और दूसरा आप आईपी के साथ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये आईपी डला हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो अब मैं अपने सर्वर का आईपी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा डेस्टिनेशन सर्वर 192.168.1.4 था। तो अब मैं इसी आईपी को अपने ब्राउज़र में एंटर करता हूं, और जैसे कि हम जानते हैं पोर्ट 9090 होता है डिफ़ॉल्ट में ओपन फायर एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ब्राउज़र के अंदर,
मेरा ओपन फायर सर्वर एक्सेस हो रहा है। तो एक्सेस हो गया। जैसे हम जानते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया था, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। दोस्तों ये मेरे सर्वर का होस्ट नेम उठाया है यहाँ पर इसने chat.goiteki.com। मैं सेम ही डोमेन पे इसको माइग्रेट करा रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन और एम्बेडेड डेटाबेस कनेक्शन, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन पे मैं कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों मैं इनके बारे में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पार्ट 1 में कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्शन ऑप्शन है। अब मैं MySQL पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो MySQL सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये सब डिफ़ॉल्ट में आ गया। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया है ओपन फायर, और ये ओपन फायर डेटाबेस का यूज़र नेम एंड ये पासवर्ड। फिर उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैं इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ या डायरेक्टरी LDAP में यहाँ पे करना चाहता हूँ तो LDAP सिलेक्ट कर लूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट में ही कर रहा हूँ इसको। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप पासवर्ड चेंज कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपके ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर करंट पासवर्ड डालना होगा। तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ना तो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्किप दिस स्टेप कर देते हैं। अब ये मेरा सर्वर रेडी हो रहा है। अब उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा सर्वर सक्सेसफुली माइग्रेटेड हो गया है। अब हम यहाँ पे जाकर यूज़र और अपने सर्वर की सेटिंग चेक कर लेते हैं। मैंने यूज़र नेम यहाँ जैसे कि आप जानते हैं एडमिन दिया था और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये मेरा सर्वर लॉगिन हो गया है। सबसे पहले हम यूज़र में देखते हैं कि जो यूज़र हमने क्रिएट किए थे पार्ट 1 में वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट 1 के यूज़र्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से मैंने ग्रुप बनाए थे, ग्रुप्स देख लेते हैं, ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट मिलेंगी आप। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।